बच्चों, भक्ति और सूफी परंपराओं के बाद आपका नया चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगरम स्टार्ट होता है। इसमें मैं आपको प्रश्न उत्तर करके बताऊंगी ताकि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसको समझने में आसानी हो। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न मैं बोल रही हूँ, लिखिए। हम्पी से प्राप्त विजयनगरम के स्रोत तथा उसके शासक एवं व्यापारी के मध्य के संबंध का उल्लेख करो। इसके बारे में लिखिए। विजयनगर की राजधानी के रूप में हम्पी का चयन हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिर की स्थिति से हम्पी का चयन राजधानी के रूप में किया गया। राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था, जिसका अभिप्राय यह था कि शासक विरूपाक्ष की ओर से शासन प्रदान करने का दावा करते हैं। अंग्रेज अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी, हम्पी के खोज में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो अंग्रेज अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 में हम्पी की खोज की थी। इसका सर्वेक्षण मानचित्र भी जारी किया था। मैकेंजी की जानकारियों का स्रोत विरूपाक्ष मंदिर एवं पंपा देवी के पुरोहितों के स्मृतियों पर आधारित था। इन्होंने 1836 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक हम्पी के अन्य मंदिरों दर्जनों अभिलेखों का संग्रह करना शुरू कर दिया। विजयनगर के स्मारकों से संबंधित लकड़ी की वस्तुएं जैसे स्तंभ, भीतरी छत, छज्जे और मीनारों की स्थापत्य श्रेणी का सर्वेक्षण कार्य जॉन एम फिट्ज, जॉर्ज मिशेल एवं एम एस नागराज ने किया। विजयनगर की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों द्वारा किया गया था। इसकी सीमाएं अस्थिर थीं तथा यह विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। विजयनगर के शासकों ने विचारों तथा भवन निर्माण के तकनीकों को ग्रहण कर उसे और भी विशाल एवं विकसित बनाया था। शक्तिशाली राज्यों में तमिलनाडु में चोलों, कर्नाटक में होयसेल शासकों ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर का चन्नकेश्वर मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासक अपने को राय कहते थे तथा नरपति बुलाते थे और इसी परंपराओं को आगे भी बढ़ाया गया। हरिहर और बुक्का ने जिस वंश की स्थापना की थी उसे संगम वंश कहते थे। इस वंश का महान शासक देवराय द्वितीय था। संगम वंश के बाद सालुव वंश तथा उसके बाद तुलुव वंश सत्ता में आया। तुलुव वंश के समय विजयनगर का विकास विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। इस वंश के महानतम शासक कृष्णदेवराय थे। विदेशी यात्रियों के आगमन के परिणाम स्वरूप
यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का आगमन हुआ। इसका सबसे अधिक प्रभाव स्थापत्य कला पर पड़ा। तुलु वंश के बाद अराविदु वंश भी प्रभाव में आया। इस वंश में विजयनगर का पतन प्रारंभ हो गया। अब विजयनगर की राजधानी पेनुकोंडा बना दी गई। इस समय अराविदु वंश के शासनकाल में हम्पी से बदलकर विजयनगर की राजधानी पेनुकोंडा बना दी गई थी, जिसका महत्वपूर्ण शासक राम राय था। इस समय दक्कन के सल्तनत के शासकों ने विजयनगर के शासकों के विरुद्ध एक मैत्री समझौता किया और इस समझौते के कारण ही बाद में राक्षस तगड़ी, जिसको तालिकोटा भी कहते हैं, का युद्ध हुआ। इस काल में अरब तथा मध्य एशिया में घोड़ों का आयात महत्वपूर्ण था। व्यापारियों के स्थानीय समूह को कुदरई चेट्टी अर्थात घोड़ों का व्यापारी कहा जाता था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी भी सक्रिय हुए। सामरिक प्रयोग के लिए बंदूक एक नायाब हथियार पुर्तगालियों के पास था। विजयनगर मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजार के लिए जाना जाता था। यहाँ की समृद्धि जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों आभूषणों की। दूसरी तरफ व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में योगदान करते थे। दूसरा प्रश्न बच्चों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर के जल की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? इसके बारे में इसका आंसर लिखिए। तुंगभद्रा नदी विजयनगर के उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। तुंगभद्रा नदी द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित एक कुंड है। नदी के आसपास के पहाड़ी ग्रेनाइट पत्थरों से भरी हुई थी। पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती हैं। सभी जलधाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। यह प्रायद्वीप सबसे शुष्क जगहों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के लिए प्रबंध करना अति आवश्यक था। हौजों में एक हौज 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बना था, जिसे आज भी कमलापुरम जलाशय के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय से कृषि सिंचाई के साथ साथ नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी जल ले जाया गया था। विजयनगर के भग्नावशेषों के बीच हिरिया नहर आज भी देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा से बने बांधों से पानी लाया जाता था। यह जल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन था।
इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित किया जाता था। इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। तीसरा प्रश्न लिखिए बच्चों। महानवमी के डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व है? महानवमी के डिब्बा से संबद्ध जुड़े हुए अनुष्ठानों का क्या महत्व है? विजयनगर में भवनों का नामकरण उनके आकार, उनके कार्यों के आधार पर किया जाता था। राजा का भवन नामक संरचना अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल था, परंतु इसका राजकीय आवास होने का कोई भी प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें प्रायः सभा मंडप तथा महानवमी का डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इनके बीच एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन्हीं स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभों के एक दूसरे के अति निकट होने के कारण खुला स्थान बहुत कम बचता था। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। शहर के एक ऊंचे स्थान पर एक विशालकाय मंच था, जिसे महानवमी का डिब्बा कहा जाता था। इसका आधार 11,000 वर्ग फीट तथा ऊंचाई 40 फीट तक थी। इस पर लकड़ी की संरचना बनी थी, जिस पर उभारदार आकृतियां उकेरी गई थीं। सितंबर अक्टूबर के शरद माह में मनाए जाने वाले हिंदू त्योहार दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि या महानवमी इसी संरचना में मनाया जाता था। इस अवसर पर के प्रमुख आकर्षण अश्व पूजा, भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि, घोड़ों, हाथियों तथा रथों में शोभा यात्रा तथा कुछ प्रमुख राजाओं एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली औपचारिक भेंट इसी प्रांगण में दिया जाता था। सेना खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह का निरीक्षण करती थी। इतना आप नोट्स बना के तैयार करिए, फिर और आगे बताएंगे।